press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं राजेश आहूजा। राजेश एचटी हिंदुस्तान टाइम्स में एसोसिएट एडिटर हैं। राजेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे असिस्टेंट एडिटर राहुल कोटियाल है। राहुल, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया। इस बार की चर्चा हम शुरू करें उससे पहले एक बार सरसरी तौर पर मैं जल्दी से जो आज के विषय हैं उनके बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी दे देता हूं। इस हफ्ते में 3-4 जो बड़ी घटनाएं हुई हैं उनमें से एक मामला नोएडा में जो नमाज पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ और उसमें जो नोएडा के पुलिस प्रशासन की जो भूमिका रही उस पर हम बातचीत करेंगे। क्यों वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ और किस तरह से नमाज को लेकर एक राष्ट्रीय सुर्खियाँ बन गई। इसके अलावा एक और बड़ी घटना हुई है जिसमें हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि एनआईए है उसने आईएएस के एक बड़े मॉड्यूल को बर्स्ट करने का दावा किया है और उसके तहत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये करीब 17 जगह पर एक साथ एनआईए ने छापेमारी की है जिसमें दिल्ली का सीलमपुर इलाका शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का अमरोहा शामिल है। साथ में एक और घटना हुई जो कि गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है मामला। इसमें गृह मंत्रालय ने देश की 10 एजेंसियों को कंप्यूटर डाटा डिक्रिप्शन की अथॉरिटी दी है, जिससे एक विवाद की शुरुआत हुई है कि क्या यह स्नूपिंग का चरण है या स्टेट या सरकार की जो भूमिका है वह लोगों के निजी जीवन में ताक झांक के ओर बढ़ाया गया एक कदम है या इससे लोगों की निजता किस तरह से प्रभावित होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में नसीरुद्दीन शाह के साथ जो विवाद हुआ उनके बयान को लेकर काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा, तो हम कोशिश करेंगे इस पर भी बात करने की। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद क्या किसी तरह की उठापटक चल रही है। नितिन गडकरी के बयान को लेकर इस तरह की अटकलबाजियाँ चल रही हैं कि शायद जो उसका शीर्ष नेतृत्व है मोदी और अमित शाह का, उसको लेकर किसी तरह की एक खटपट बाकी नेताओं और बाकी जो उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ चल रही है। तो इन सब बातों पर हम बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो एनआईए की जो हालिया रेड है और जो उनकी सफलता बताई जा रही है एक बड़ी आतंकवादी एक मॉड्यूल को ध्वस्त करने की। तो हमारे साथ राजेश हैं। राजेश ने एनआईए को काफ़ी अच्छे से कवर भी किया है, लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। राजेश, मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि एनआईए ने इसको दावा किया कि उसका एक काफ़ी समय से इंटरसेप्ट कर रही थी और उसमें जो शामिल लोग हैं, जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो एक जो आईएएस का एक इंडियन चैप्टर जैसा कुछ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। जो हमारे यहाँ के सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका है या जिस तरह के टाइमिंग है, तो अक्सर ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि चुनाव का मौसम है या एजेंसियां जो सरकार उस समय सत्ता में रहती है उसके इशारे पर काम करती हैं। इसीलिए बाद में हमने देखा कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे युवाओं को, लेकिन कोर्ट में वो चीज़ें तय साबित नहीं हो पाती हैं। तो क्या एनआईए या सीबीआई या जो हमारे एंटी टेरर स्क्वाड जो स्टाफ है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, वो वास्तव में राजनीति के इशारे पर काम करती हैं? वास्तव में उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंस भी है और वो उसके तहत काम करने के लिए स्वतंत्र हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस केस के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमें एनआईए के अधिकारियों से पता चला है कि ये जो पूरा मॉड्यूल है ये 4 महीने से सर्विलेंस पे था। और ये एनआईए के अधिकारियों का कहना है। एनआईए के अधिकारियों का कहना है जी। और वो इनकी जो आपस में चर्चा है उस पर नज़र रख रहे थे। और इनका एक हैंडलर है जो कि हिंदुस्तान से बाहर है, अभी वो कहाँ पर है पता नहीं, क्योंकि वो उसका जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है वो लेयर्ड था। इन लोगों ने, उस हैंडलर ने इन लोगों को उकसाया और इन लोगों को एक दस्ता बनाने को बोला। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 3 साल में दर्जनों ऐसे दस्ते जो कि इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर्ड हुए वो हैदराबाद में, केरला में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पे पकड़े गए हैं। और अभी तक खुशकिस्मती की बात यह है कि उनमें से सिर्फ एक घटना को छोड़ के, एक मध्य प्रदेश में ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, एक दस्ता ऐसा जो बना था वो कर पाया था। उसके अलावा बाकी तमाम मामलों में ये दस्ते कुछ कर पाते उससे पहले ही इनका भंडाफोड़ हो गया।
तो ये कहना मेरे हिसाब से सही नहीं हुआ कि ये इलेक्शन को देखते हुए इसका मतलब NIA ने इसकी घोषणा की है। अब ये NIA की जांच जो है अभी इस मसले पर शुरू हुई है और ये देखना होगा कि ये जांच को वो किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद इनको एक चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। चार्जशीट फाइल करने के बाद इनको अपना जो आरोप है वो कानून अदालत में साबित करने पड़ेंगे। तो इनके लिए एक लंबा रास्ता है, अभी तो सिर्फ जांच की शुरुआत हुई है। मतलब अभी किसी नतीजे पर पहुंचना समझदारी भी नहीं होगी, बहुत जल्दबाजी होगी। फिर भी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप NIA को कवर कर रहे हैं, आप सुरक्षा एजेंसियों को देख रहे हैं। राजनाथ सिंह का बयान था 2016 का और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में उस समय कहा था कि IAS भारत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है और उसकी हिंदुस्तान में किसी इस तरह की चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या ये माना जाए कि 2 साल में स्थितियाँ बदल गई हैं, या फिर ये जो वो दावे हैं, जो आरोप हैं चलते फिरते लगाए जाने वाले, उनमें सच्चाई है? अतुल, हमें इसको एक तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर उसको देखना पड़ेगा। IAS हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह उसको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि हिंदुस्तान में करीब 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं और उनमें से करीब 100 या 125 अगर बच्चे जो हैं उनका दिमाग बरगला दिया गया है और वो गलत रास्ते पर चल गए हैं, तो ये बहुत ही कम संख्या है। इसका नंबर छोटा सा, बहुत कम है। अगर हम यूरोप में देखें और तो वहाँ पे 5000 से ज़्यादा युवक जो हैं वो IAS में शामिल होने के लिए वापिस आए। उन्होंने वहाँ बड़े बड़े आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया। उसके मुकाबले हिंदुस्तान में और बहुत सारे इनको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ना सिर्फ उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे ऐसे मामले भी थे पिछले 3 साल में सामने आए जहाँ पे इन बच्चों को जाने से रोक दिया गया और उनको काउंसिल किया गया। तो संख्या के लिहाज से हिंदुस्तान में ये बहुत कम है। तुलनात्मक तरीके से अगर आप देखें तो वो बहुत कम है। तो इसलिए IAS को एक बहुत बड़ा खतरा नहीं माना गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब इस्लामिक स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ सीरिया और इराक में, और उस वक्त जो है देश की सिक्योरिटी एजेंसीज में बहुत बड़ा भय था कि पता नहीं किस तरीके से यहाँ के लड़के जो हैं जिनको आसानी से इंटरनेट उपलब्ध है, वो किस तरीके से उससे प्रभावित हो के, उसकी विचारधारा से प्रभावित हो के वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। कुछ गए भी वहाँ पे, लेकिन कंपैरेटिवली तुलनात्मक तरीके से वो बहुत कम मात्रा है। तो इसलिए इसको बड़ा खतरा नहीं माना गया। राहुल, आपको इस बातचीत में मैं लाना चाह रहा हूँ, ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है जिस तरीके से IAS के उभार का हिंदुस्तान में, ये वास्तव में, क्योंकि मेरी चिंता हमेशा इस बात को लेकर रही है कि सोशल मीडिया एक तरह का माहौल क्रिएट कर देता है जिसमें आप व्यक्तिगत रूप से इस स्थिति में रह ही नहीं पाते कि आप ईमानदारी से किसी को भी एक एज दे के देखने की स्थिति में बचें कि NIA की बात में हो सकता है सच्चाई, हो सकता है उन्होंने बहुत जेन्युइन काम किया हो। लेकिन अतीत ऐसा है कि आप देखते हैं कि IM के नाम पर इतना सारा कुछ हुआ और आज तक IM का कोई एक बड़ा वो ऐसा सामने नहीं आया कि जिसमें ये साबित हो जाए कि IM का ये एक पूरा मॉड्यूल था जिसको बस्ट किया गया, ये उसके सरगना और ये उसके इसका स्ट्रक्चर था ढांचागत, कुछ नहीं। वो एक हवा में बना हुआ स्ट्रक्चर अभी भी है। तो इस लिहाज से जो इसके विरोधी लोग हैं वो उसको डिरेल करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये जो भरोसा NIA का ये सोशल मीडिया से पैदा हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और दूसरा सवाल जो इसी से जुड़ा है कि जो भरोसा पैदा करना चाहिए एजेंसियों को, वो भरोसा पैदा करने में नाकाम क्यों सिद्ध होती हैं? जैसे कि मेरा इशारा है, जिस तरह के हथियार सामने रखे गए, उनसे उनको अपनी खिल्ली उड़ने का एक मौका दिया गया। तो ये चीज़ें इतनी सोच विचार के तहत की जाती हैं क्या कि सुतली बम रख देना और ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक जैक को रॉकेट लॉन्चर कहना, इससे वो भरोसा पैदा होता है कहीं कि वास्तव में एक बहुत गंभीर बात हो रही है आतंकवाद से निपटने की और एजेंसियां इस तरह के एविडेंस रख रही हैं? देखिए, दोनों पहले सवाल पे पहले जिक्र करते हैं। हमारे अतीत में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका अगर रिकॉर्ड देखें तो दोनों तरह के रिकॉर्ड हमारे सामने हैं। मतलब एक तरफा होकर हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल टाइमिंग्स के हिसाब से ये एजेंसीज काम करती हैं,
और दूसरी तरफ हम ये भी नहीं कह सकते कि इनकी जो कार्यशैली है वो इतनी मजबूत रही है कि इन पे आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। क्योंकि कई मामले ऐसे हुए हैं और उसमें हम एज ए सोसाइटी भी हमारा फेलियर है, क्योंकि हमारा मीडिया जब इस तरह की केसेस को रिपोर्ट करता है तो इतना रिकॉग्नाइज कर देता है जो एक्यूज हैं उनको सीधे सीधे टेररिस्ट ही। अब तो फिर भी कुछ सालों में उसमें बदलाव आया है, अदरवाइज सीधे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था। और हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, मोहम्मद आमिर का हमने एग्जाम्पल देखा, जिस लड़के को लगभग 18 साल जेल में रहने के बाद जो निर्दोष साबित हुआ, बाहर आया, उसकी ज़िंदगी, वो जब अरेस्ट हुआ था 18 ही साल का था, तो वो अपनी लगभग सारी ज़िंदगी उसने जेल में काट दी। और उन लोगों को उसके बाद हमारा सिस्टम उनके रिहेबिलिटेशन के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं कर पाता। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं जब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस तरह के काम किए और उसके बाद बहुत लोगों की लाइफ उसकी वजह से एकदम हमेशा के लिए बदल गई, बर्बाद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पॉलिटिकल टाइमिंग का सवाल है, तो सिर्फ टाइमिंग की वजह से हम एनआईए की कार्रवाई को नकार दें, ऐसा भी कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बात सच है कि किसी भी तरह का एक्सट्रीमिज्म काम करता है। उसके बहुत सारे इंसिडेंट्स हमने देखे ही हैं, 90s में हमने देखे हैं, 2000 में हमने देखे हैं, धमाके हुए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। चरमपंथ की अगर हम बात करें तो कश्मीर में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे कह सकता हूँ, जब मैंने वहाँ से रिपोर्ट किया है कि 90 के दौर का जो कश्मीर था, जब जिसके बारे में हम पढ़ते थे कि वो क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल था, आज वो क्षेत्रीय अस्मिता से ज़्यादा वो धार्मिक कट्टरपंथ का सवाल उसमें जुड़ चुका है। आज की लड़ाई वहाँ पे जब होती है तो इस्लाम के नारों के साथ में आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं। तो उस तरह का चरमपंथ वहाँ बढ़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और रिक्रूटमेंट, IAS रिक्रूटमेंट के जो केसेस हैं वो केरल वगैरह में हुए हैं, इस बात की पुष्टि भी हुई है। तो उस एक्सट्रीमिज्म को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल आपका जो था कि जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं वो कई बार बहुत हास्यास्पद लगता है कि एनआईए जैसी इतनी बड़ी एजेंसी और सुतली बम वगैरह अगर उन्होंने रखे हैं, या कुछ तरह के इस तरह के वीडियोस आए हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि ये ट्रक का हाइड्रोलिक जैक है जिसको कि रॉकेट लॉन्चर बता दिया गया। लेकिन इसको भी इतना हल्के में मुझे नहीं लगता लेने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस के जो लोग होंगे वो ज़्यादा बेहतर इसको बता सकते हैं कि साबुन की जो टिकिया होती है उससे भी बहुत घातक बम बनाया जा सकता है, वो अपने आप में पोटेंशियल रखती है। हाँ, तो इतने लाइटली भी नहीं लिया जाना चाहिए कि जिस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। और मुझे लगता है कि एनआईए को खुद भी इतनी तो समझ है कि वो अपना मजाक बनाने के लिए सुतली बम जैसी चीज़ें सामने नहीं रखेगी। मतलब मौके से इस तरह की चीज़ें बरामद हुई होंगी तभी उन चीज़ों को रखा गया होगा। राजेश, मैं इसमें राहुल की बात में कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हम इसे एक जांच एजेंसी की ईमानदारी के तौर पे भी देख सकते हैं कि जो रिकवरीज हुई उसमें सुतली बम थे, उन्होंने उसकी भी फ़ोटो रिलीज़ किया। वो चाहते तो हटा देते, क्राइम सीन के साथ टेम्पर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उन्होंने ईमानदारी से जितनी चीज़ें वहाँ से बरामद हुई वो सामने रख दिया, मीडिया के सामने उन्होंने उसका तस्वीर भी उन्होंने जारी कर दिया। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सुतली बम के कई इस्तेमालों से हमें नहीं पता वो क्या इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन मैं अगर ज़्यादा दूर नहीं 2014 में जाऊं तो एक आतंकवादी गिरोह जो है वो बिजनौर में पकड़ा गया था। वहाँ एक्सीडेंटल ब्लास्ट हुआ था, वो बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी माचिस की डिब्बियाँ मिली थी और वो माचिस की जो ऊपर बारूद टिप पे लगा होता है उसको कुरेद कर उससे एक एक्सप्लोसिव डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हो सकता है ऐसा हो, मुझे नहीं जानकारी है, ये जांच का विषय है, जांच पूरी होगी तभी कुछ कहा जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो सो कॉल्ड रॉकेट लॉन्चर कहा जा रहा है वो बहुत आसानी से उसका एक फॉरेंसिक एनालिसिस होगा, उससे पता लग जाएगा। अगर वो ट्रैक्टर का पार्ट है तो वो ट्रैक्टर का पार्ट ही सामने आएगा, और वो अगर वो रॉकेट लॉन्चर है तो वो रॉकेट लॉन्चर के तौर पे देखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ रॉकेट बहुत ज़रूरी है, और वो अगर रॉकेट लॉन्चर था तो वो रॉकेट है कि नहीं है वो भी देखना ज़रूरी है। ये सब तमाम जांच के बिंदु हैं जिन पे एनआईए को आप सामने आना पड़ेगा और एक पारदर्शी जांच करते हुए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उनको ये सही सफाई देनी पड़ेगी अपनी चार्जशीट में कि ये ऐसा है तो ये इसकी वजह क्या होगी। मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन में सारी चीज़ों को, सारे तथ्यों को जोड़ना पड़ेगा इसमें। आप लोगों की बात में बस एक बात जोड़ते हुए हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो अभी आरोपी हैं और बहुत शुरुआती चरण है, तो किसी तरह के नतीजे देने की बजाय कि एनआईए की जांच गलत है या जो गिरफ्तार हुए हैं वो आतंकवादी, इन दोनों निष्कर्षों से बचते हुए इंतज़ार करने की ज़रूरत है हमें। इसी से जुड़ा एक और मुद्दा है जिस पर हम लगे हाथ बात कर लें तो मुझे लगता है कि बहुत वाजिब होगा। हमारे वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उन्होंने बयान दिया कि
जो स्नूपिंग का ऑर्डर आया है वो, जिसमें सरकार ने 10 एजेंसियों को ऑथराइज़ किया है डाटा इंक्रिप्शन के लिए, जो आपके कंप्यूटर के इनसाइड डाटा को भी ट्रेस कर सकती है, उसको एक्सेस कर सकती है, उसको नज़र बनाए रख सकती है। तो अरुण जेटली का लॉजिक, ये तर्क ये था कि अगर ये इंक्रिप्शन के या उसमें निगरानी के अधिकार नहीं होते तो NIA को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिलती। तो इस लिहाज से देखें तो ये बहुत सही चीज़ लगती है कि आप आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद से के समस्या से निपटने के लिए स्नूपिंग को वाजिब ठहरा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि जो हमारा निजता का अधिकार है, और कोई सरकार अगर वेंजेंसफुल है, बहुत ही दुर्भावना में काम करने वाला कोई एक व्यक्ति जिसके पास सत्ता है, ताकत है, उसको इस तरह के कानून का संरक्षण अगर मिल जाए तो जो संवैधानिक अधिकार, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ निजता के अधिकार को परिभाषित किए हुए सुप्रीम कोर्ट को, वो किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। आप दोनों लोगों की राय इसमें जानने के बाद फिर हम इसको आगे इस बहस को बढ़ाएंगे। जहाँ तक मुझे जेटली साहब के बयान का सवाल है, वो मुझे लगता है कि वो बहती गंगा में उन्होंने हाथ धो लिया। कोई ऐसा मामला एकदम इमीडिएटली उनके सामने आया था और इस पूरे सरकार के ऑर्डर को लेकर राजनीतिक बवाल चल रहा था, तो उन्होंने उसको जायज़ ठहराने के लिए इसका एग्जाम्पल दे दिया। लेकिन इस मामले में अगर आज कांग्रेस पार्टी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रही है, तो ये भी याद रखना होगा कि 2009 में जब IT एक्ट के रूल्स जब बने थे, जिसमें ये कहा गया था कि सरकार एजेंसीज को नोटिफाई करेगी, तो उसको UPA की सरकार थी, और तो नोटिफिकेशन करके ये तय करना था कि किस एजेंसी को अधिकार मिलेंगे। आज कांग्रेस जो है इसका विरोध कर रही है, लेकिन वो रूल्स जो है उन्हीं की सरकार के टाइम पे बने थे। तो ये निशानी है कि आम चुनाव नज़दीक हैं, इस बात को लेकर और हर मुद्दे को लेकर उसको एक राजनीतिक नज़रिए से तोला और परखा जा रहा है। तो ये एजेंसियां जो है नोटिफाई की जानी थी 2009 में या 2010 तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये 8 साल तक मामला लटका रहा। इसको लेके बहुत सारी जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनकी कैफियत ये है कि इसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही थी। बहुत जो हमको कंप्यूटर मॉनिटर करने के लिए जो सर्वर्स हैं वो हिंदुस्तान से बाहर हैं, जब वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजा जाता है तो वो एक कोर्ट अप्रूव रिक्वेस्ट होना चाहिए। उसमें अगर एजेंसी नॉमिनेटेड नहीं है कानून के तहत तो उस पर सवाल खड़ा किया जा सकता है, और इसलिए ये 10 एजेंसियां जो हैं नोटिफाई की गई हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारियों का ये भी दावा है कि अब सिर्फ ये 10 एजेंसियां ही हैं जो कि अधिकृत हैं डेटा लेने के लिए। इससे पहले ऐसा अधिकार किसी भी एजेंसी के पास, कोई भी गृह सचिव के पास, केंद्रीय गृह सचिव के पास जा सकता, कोई भी कर सकता था, कोई भी जाके कह सकता था। दूसरा ये है कि इसको सर्विलेंस जो है वो एक आज के जीवन की एक सच्चाई है। उसको हम इस तरीके से देखें कि कोई भी उसका गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं करे सर्विलेंस से, और जो हमारी प्राइवेसी है और हमने कोई अपराध नहीं किया और हम किसी शक के घेरे में नहीं है, तो वो किसी के पास भी ऐसा हथियार जो है, ऐसा साधन उनके पास नहीं होना चाहिए कि वो हमारी निजता का उल्लंघन कर सकें। ज़रूरत इस बात की है कि इन सब उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और एक साफ सज़ा का प्रावधान हो। जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2013 के आसपास एक राजनीतिक कंट्रोवर्सी बहुत ज़बरदस्त बनी थी। उसमें अरुण जेटली जो कि उस वक्त राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, उनके कुछ करीबियों का, और लोग कहते हैं कि उनके खुद के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स जो हैं, जो कि फ़ोन रिकॉर्ड्स जो हैं, वो निकाल लिए गए थे। उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन असल में उसके पीछे साजिश करने वाला कौन था ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। लेकिन जो फुट सोल्जर से उनको पकड़ लिया गया था। तो अरुण जेटली खुद जो है इस बात के शिकार रहे हैं। तो ये अजब अपने आप में पूरी विडंबना है, विरोधाभास है अरुण जेटली के बयान से, कि अरुण जेटली खुद स्नूपिंग के बहुत गहरे शिकार रहे हैं। और उन्होंने बहुत बड़ा अरुण जेटली की 2013 में जब स्नूपिंग सामने आई थी तो एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया था। हालांकि जैसा अभी राजेश बता रहे हैं कि उसके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो सामने नहीं आए, लेकिन उसको इस तरह से जोड़ा गया था कि जो सत्ता में सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी का एक पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह के काम में लगा हुआ है। और उन्हीं का नहीं, बाद में एक खबर ये भी आई कि वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब मुखर्जी के ऑफिस की स्नूपिंग हो रही थी, और उसके बाद उसकी पूरी क्लीनिंग हुई एक टाइम पे जाके, उन्होंने अपने ऑफिस का पूरा क्लींजिंग कराया। ये सब तो ये लगातार इशू समय समय पर चलता रहता है। लेकिन जैसे ही
सत्ता में आती हैं पार्टियां तो वो अपने ही उसको साथ हुए बर्ताव को भूल जाती हैं। अरुण जेटली उसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है आज की तारीख में, और एक समय वो स्नूपिंग को लेके सबसे बड़े एक शिकार नज़र आते थे। जो निजता का कानून है जो सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो ये है कि इस जो नया अभी 10 एजेंसियों को नोटिफाई कर दिया गया है कि यही करेंगी निगरानी, उसमें जुडिशियल जो निगरानी से परे रखा गया है इसको। ये कितना बड़ा खतरा है, और ये कितना बड़ा खतरा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वो राइट निजता का अधिकार तय किया गया है उसके लिए। देखिए, जुडिशियल पार्ट पे आने से पहले मैं जेटली जी ने जो मैं सर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बहती गंगा में हाथ धोने वाली जो उनकी बात है, वो कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, वो एक बात को बार बार कहते हैं ना कि ये सरकार जो है वो पेट्रियोटिज्म का कार्ड को एकदम अपने शॉपिंग कार्ड के वाउचर की तरह इस्तेमाल करती है कि जहाँ भी वो फंसती है तो कह देती है कि एकदम सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। तो जैसे ही स्नूपिंग वाले मामले में सरकार फंसने लगी तो जेटली जी ने NIA वाला कार्ड आगे कर दिया कि नहीं देखिए इतने इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। लेकिन लीगल फ्रेमवर्क जो हमारा है उस नज़रिए से इस पूरे चीज़ को देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लीगल फ्रेमवर्क में कहीं बहुत ज़्यादा खामियां हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये तो बता दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज़ ए फंडामेंटल राइट, लेकिन वो फंडामेंटल राइट है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं है जो डिफाइन करता हो कि क्या क्या चीज़ें राइट टू प्राइवेसी के अंडर आती हैं। हर बार आपको इसको पूछने के लिए कि वेदर दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या नहीं, आपको बार बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास फिलहाल कोई फ्रेमवर्क है नहीं। आपके पास है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट जो इस बारे में बात करता है, जो कि इतना पुराना है कि उसमें कई संशोधनों की अभी ज़रूरत है। उसी के तहत फ़ोन टैपिंग वाले भी जो मामले हुआ करते थे वो उसी के तहत होते थे, और फ़ोन टैपिंग में फिर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग कानून है कि अगर आपको किसी का फ़ोन टैप करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परमिशन की ज़रूरत है, आपको परमिशन चाहिए, और वो भी लिमिटेड, आपको कुछ घंटों की परमिशन मिलती है, और जो आपने टैप किया है उसको भी आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद डिस्पोज करना होगा, आप उसे रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन जिस तेज़ी से सोशल मीडिया, जिस तेज़ी से इंटरनेट और पूरा का पूरा ये शिफ्ट हुआ है कि इन्फॉर्मेशन कागज़ों पे और फ़ोन पे होने की बजाय अब इलेक्ट्रॉनिक वे में हमारे पास आ गई हैं, उतनी तेज़ी से उनको संभालने का या उनको मॉनिटर करने के हम लोगों ने कानून नहीं बनाए हैं। और वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि, और इस तरह की दिक्कतें तब तक आती रहेंगी जब तक कोई एक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। नोटिफिकेशन निकालना तो बहुत आसान है कि मतलब जो भी सरकार में आएगा वो एक दिन का काम है नोटिफिकेशन निकालना, पर कोई एक्ट आएगा तो एक्ट पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस से होके गुजरता है, उस पर पूरी बहस होती है, उस पर लोकसभा में बहस होती है, राज्यसभा में बहस होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है। अब नोटिफिकेशंस की तो कोई स्क्रूटनी नहीं है, मंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया, इतने अथॉरिटीज को उसके लिए ऑथराइज कर दिया। और ये चीज उसमें भी चिंताजनक ये है कि ये जो जिन एजेंसीज को ऑथराइज किया गया है ये जुडिशियल निगरानी से परे हैं। अगर ये कर रही हैं, ये अपने आप में, आप अगर किसी कोर्ट में आपको सपोज आपको किसी चीज़ से दिक्कत हुई है एज इंडिविजुअल, मैं क्रिमिनल भी हूँ लेकिन मुझे अपने लिए जस्टिस चाहिए, जाना है मुझे, और आपने कोर्ट का प्रावधान नहीं रखा, तो फिर ये जो तरीका है ये एक तरह का ड्रैकोनियन प्रोसेस क्रिएट करता है। राजेश, आपका क्या नजरिया है? मैं इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि कोई भी आपको आज़ादी मिलती है तो उसके ऊपर एक रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वो एक अनंत नहीं होती है। उसमें सिमिलरली इस मामले में भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। आप खाली इसे आतंक से जोड़ के मत देखें। इंटरनेट पे बहुत आसानी से पोर्नोग्राफी और स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है बहुत आसानी से उपलब्ध है, जिसका स्कूली बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हमारे पास सर्विलेंस का अधिकार, मॉनिटरिंग का अधिकार नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को बचा नहीं पाएंगे। जितनी आसानी से आप देखते हैं व्हाट्सएप पे जिस तरीके के वीडियो उपलब्ध हैं वो बच्चों की मानसिकता पे बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि अगर हम NIA वाले मामले में अगर इनके ऑनलाइन कम्युनिकेशन पर नज़र नहीं रख रहे होते, NIA वाले के अधिकारी नहीं रख रहे होते, तो ये केस सामने नहीं आता। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि कानून जो है ऐसा कड़ा होना चाहिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। ये एक शक्ति सरकार के पास है, इसका इस्तेमाल जो है बिल्कुल उचित तरीके से हो, इसका दुरुपयोग नहीं हो। और हम ये देख चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग के मामले में बहुत बार इसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद बहुत सारे नियमों में उनमें कड़ाई बरती गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार के मामले में कहा है कि जो आधार का डेटा है
वो पहले एक एग्जीक्यूटिव पावर थी, कोई भी अधिकारी जो है उसको हासिल करने के लिए वो अप्रूव कर सकता था। सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उसमें एक जुडिशियल अधिकारी जो है वो न्यायिक अधिकारी वो उसमें बैठेगा, तो उसकी एक जुडिशियल सैंक्टिटी होगी, अप्रूवल के बाद जो है आप आधार का डेटा ले सकते हैं। तो सिमिलरली अभी फ़ोन सर्विलेंस और कंप्यूटर सर्विलेंस दोनों का अधिकार जो है वो केंद्र में केंद्रीय गृह सचिव के पास है और राज्यों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के पास है। तो वहाँ पे भी ये सवाल उठ सकता है और मेरी बहुत सारे प्राइवेसी एक्टिविस्ट से बात हुआ है, लॉयर से बात हुआ, उनका कहना है कि हो सकता है कि इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाए कि क्या इन दोनों विषयों में भी एक जुडिशियल अप्रूवल की ज़रूरत जो है वो लगाई जाए, उसकी रखी जाए, उसका उपाय किया जाए, ताकि इसका दुरुपयोग बिल्कुल इसकी संभावना और कम की जा सके। हाँ, इसके लिए मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जुडिशियली उसको ना भी देखें कि मतलब जुडिशियल रिव्यू के लिए हर बार जाया जाए, लेकिन कुछ 1-2 एजेंसीज को इसके लिए नोटिफाई किया जा सकता है, बजाय कि आप 10 एजेंसीज को या 12 एजेंसीज को एक साथ इतनी पावर्स दे दें। मतलब ये तर्क लेके आप नहीं चल सकते ना कि आप अपने देश के सारे ही नागरिकों को आतंकवादी मान के चलें और सबकी सर्विलांस करते रहें और फिर ये कहें कि जी देखिए इसलिए ये पकड़ा गया है यहाँ से। मतलब आपको पास कुछ लीड्स आए तो उन लीड को फॉलो करने के लिए आपके पास एक एजेंसी हो जिससे आप परमिशन लें और फिर उसे फॉलो करें। इस तर्क से नहीं चल सकते कि हमने अपनी जनता को ही आतंकवादी मान लिया और अदरवाइज हमको कैसे पता चलता कि इसको पकड़ लिया या उसको पकड़ लिया। ठीक बात। इसका एक और पहलू है, एक तो ये कि स्नूपिंग जो है ये बहुत एंशिएंट आर्ट रहा है, मतलब राजे रजवाड़ों से लेके, और हमने देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ सारा वाकया ही बाद में जंगल से वापस लौटने के बाद एक स्नूपिंग की घटना से हुआ कि उन्होंने अपनी प्रजा के बीच में लोगों को बैठाना शुरू किया, लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया, और वहाँ से उनको पता चला कि उनके और सीता जी के संबंधों के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, और इस तरह के उठापटक देखने को। तो स्नूपिंग जो सत्ता में होता है वो करता है एक सर्टेन लेवल तक, और जैसा कि आपने बताया कि ये मर्यादा तोड़ के करते रहते थे। तो ये जैसा कि आपने बताया कि इसके जो लॉज थे, एक्ट तो 2000 में आ गया था एनडीए के रहते ही, आईटी एक्ट, और इसके लॉज जो डिफाइन हुए 2009 में जाके। ये तो हुई कि सरकार किस तरह से, आज की तारीख में बड़ी दिक्कत जो है वो दूसरी है, जैसा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में देखा हमने कि दो बहुत जाइंट एक कॉरपोरेशन है, एक गूगल है, एक फेसबुक है, जो ह्यूमन बिहेवियर का पैटर्न है आज इलेक्ट्रॉनिक उस पर जो अवेलेबल है सबका, ज़्यादातर लोगों का, कम से कम मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया की आधा से ज़्यादा आबादी का अवेलेबल है, सबके पास स्मार्टफोन है। तो ये जो प्राइवेट स्नूपिंग हो रही है, ये भी उसका एक पहलू है, ये भी एक बड़ा ख़तरा है। और ये जो कंपनियां कर रही हैं, तो हम नॉर्मली सरकारों को लेके बहुत टची हो जाते हैं कि सरकार ऐसा कर रही है, सरकार, क्योंकि हम सरकार से जवाब ले सकते हैं, लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों को जवाबदेह बनाने के लिए जाहिर बात है ये सरकारें ही करेंगी। उनको जवाबदेह बनाने की दिशा में कोई भी, खाली एक आध बार हमने देखा है कि वो अपने नथुने फड़काते हुए एकदम से रविशंकर प्रसाद आते हैं और कहते हैं कि हम इनसे जवाब ले लेंगे और इनको तलब कर लेंगे, ये कर लेंगे। लेकिन आज तक प्राइवेट कंपनियों की स्नूपिंग को, जबकि बहुत सीरियस थ्रेट है, इसके ऑन रिकॉर्ड डाटा हैं कि किस तरह से हमारे लोगों, मतलब आम लोगों के पर्सनल बिहेवियर और उनके इनसाइड इंफॉर्मेशंस को चुनाव प्रभावित किए गए हैं, चुनाव प्रभावित किए गए हैं फेसबुक द्वारा और गूगल द्वारा। हम एक सर्च मारते हैं और अचानक से एक मेल भेजते हैं और उससे जुड़ी तमाम इन्फॉर्मेशन अचानक से वहाँ पे पॉपअप होने लगती है हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ये जो चीज़ें हैं, इसको लेकर हम इतने वो क्यों रहते हैं, मतलब एकदम पूरी तरह से तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कि ज़्यादातर लोग उसको लेकर एकदम नज़रअंदाज कर देते हैं इस समस्या को। तो इसमें बहुत सीधा सा कारण ये है कि अगर आपको इन कंपनियों की स्नूपिंग से बचना है तो आपको इनके ऐप्स का इस्तेमाल करना बंद करना पड़ेगा। ये सुविधा आपके पास है, आप फेसबुक का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको अपनी निजता, आपकी प्राइवेसी आपको बहुत प्यारी है, तो आप ये मान के चलिए कि ये तमाम कंपनियां जो हैं आपके ऑनलाइन डेटा, आपके ऑनलाइन बिहेवियर पर नज़र रखती हैं, क्योंकि इनको अपने विज्ञापन बेचने हैं, इनको वहाँ पे तमाम तरह की चीज़ें बेचनी है। और उससे बड़ी बात यह है कि जो आपका पर्सनल डेटा, जो आपका पर्सनल बिहेवियर, ऑनलाइन बिहेवियर है, उससे आपके बारे में जानकारी है, और उस डेटा के ग्राहक जो हैं उसको ख़रीदने वाले लोगों की कमी नहीं है।
तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं और इसमें विकल्प आपके अपने हाथ में है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करें। बहुत सीधी सी बात ये है। तो ये इसमें और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। नहीं, दूसरा विकल्प ये है कि सरकारें अगर इस मामले में सोच लें और इस तरह के कठोर कानून इस तरह के बना सकें कि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं आप, जीमेल चाहे हो या आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, लेकिन आप उनके इनसाइड इन्फॉर्मेशन को, आप उनके इनबॉक्स में घुस के उस इन्फॉर्मेशन को क्यों वो कर रहे हैं? नहीं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि आप ये जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे इसके जो यूज़र्स हैं वो एग्री करते हैं। उसके बाद में उनकी इन्फॉर्मेशंस, हालांकि यूज़र्स वो इतना डिटेल्ड है कि यूज़र उसको समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपने टर्म एंड कंडीशन में सब कुछ डाल दिया कि हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, ये वो करेंगे, और तब वो एग्री करता है। मैं कहता हूँ ये बनाया किसने? ये कंपनी ने बनाया है, और वो एक लीगल प्रोसेस से होता है, कंपनी लॉ हो, कंपनी एक्ट हो, किसी भी तरह से एक वेरीफाई होता है। इस तरह के लॉज को आपने उसमें डालने की छूट भी कैसे दी है, क्यों दी है कि हम आपके इसमें घुसेंगे? आप इसको हटा सकते हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बदले में आप पैसा पा रहे हैं, या इंटरनेट प्रदाता कंपनियां हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन आप इसमें डाल के केवल और एकदम से गंगा स्नान कर लेते हैं, सारे पाप धुल गए कि हमने तो अपने उसमें एक उस लॉ ये भी डाल रखा था कि आप ये हम आपका ये एक्सेस करेंगे, और लास्ट में आपने डाल दिया 5000 वर्ड के कंडीशन, टर्म कंडीशन नीचे डाल दिया आई एग्री। तो एक तो किसी के पास पढ़ने की फुर्सत नहीं है, दूसरा पढ़ने के बाद उतना टेक्निकल चीज़ों को समझने की वो नहीं है, वक्त नहीं है। समझने वाला भी 2-4 आदमी होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकारों की भूमिका यहीं पर तो आती है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने तमाम तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी इसीलिए तो बनाते हैं कि वो ऊपर से नज़र रखती है, ट्राई की टेलीकॉम सेक्टर में कोई वो ना करे, फलाना रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इसमें कोई वो ना करे। तो इन कंपनियों को भी इस तरह के ड्रैकोनियंस, वो इस तरह के जब मनमाने कानून या टर्म एंड कंडीशन उसमें शामिल करती है, तो इससे रोकने का भी प्रावधान किया जा सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि सरकारों की यहाँ पर या जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी भूमिका बनती है। मैं आपसे जो मैं पहले बात कह रहा था वो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल नज़रिए से कह रहा था कि आप किसी भी ऐसी ऑनलाइन कंपनी जो कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं और उन पे काबू, हिंदुस्तान की सरकार जो है उन पे काबू पा पाए वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। मैं आपको बता दूं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है डेटा की, जो कि व्हाट्सएप के लिए डेटा मांगते हैं, वो काफ़ी समय तक पेंडिंग रहती हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं टेरर में जिसको आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिकन गवर्नमेंट से बहुत बार ये इशू उठाया भी, लेकिन वो डेटा बहुत मुश्किल से उनको मिलता है। तो एक तो आपके पास ये है कि आप प्रैक्टिकल है कि आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मतलब आप चाहें, मतलब ये विकल्प आपके पास उपलब्ध है। दूसरा ये है कि जो मैंने पहले कहा कि आपको जो भी आपके डेटा का दुरुपयोग करेगा उसको पकड़ने के लिए आपको कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है और उन पे कड़ाई से अमल करने की ज़रूरत है। तो अगर ये कंपनियां आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करती हैं या किसी गैर कानूनी तरीके से उसको बेचती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। कानून का कड़ाई से पालन और कड़े कानून। यूएस सीनेट ने मार्क जकरबर्ग को बुलाया, उनको तलब किया, उस बातचीत हुई, तो इससे एटलीस्ट एक लेवल पे डिटरेंस स्टैब्लिश हुआ कि आप इतना मनमानी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में अब इसको या तो बहुत अपमानजनक तरीके से कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ों को लागू कर देते हैं, क्योंकि आपको डर ही नहीं है कि सरकारों को आप मैनेज कर लेंगे अपने पैसे। जकरबर्ग का ही नहीं, मतलब यहाँ पे आप देखिए आज जियो जितनी मजबूती से पकड़ बना रहा है, जियो के पास जितने लोगों का डेटा है, अगर कभी ऐसा ब्रीच होता है, हम कल्पना कर सकते हैं कि मुकेश अंबानी को संसद में बैठाया जाए और इस तरह से सवाल किए जाएं? असंभव है। हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नोएडा में नमाज से जुड़ा विषय है। तो राहुल, आप वहाँ पर गए थे और आपकी एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पढ़ी। ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ, तो संक्षेप में इसके बारे में बताएं, और तब थोड़ा समझ में आए हमारे श्रोताओं को भी कि असल में ये एक विवाद खड़ा कहाँ से हुआ है, इसकी जननी क्या है। ये सेक्टर 58 का एक पार्क है, पब्लिक स्पेस है। वहाँ पे 2013 में वहाँ के कुछ लोकल्स ने नमाज पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आसपास के इलाकों में मस्जिद 4-5 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। और मुस्लिम फेथ में ये माना जाता है कि जुम्मे की जो दिन की नमाज होती है उसको एक जमात में पढ़ा जाता है। मतलब अदरवाइज तो दिन के 5 टाइम की नमाज लोग अकेले अकेले अपने घरों में या मस्जिद में जाके पढ़ते हैं, लेकिन 3 नमाज साल में मतलब जुम्मे की नमाज के अलावा ईद और बकरीद की नमाज, ये 3 नमाज ऐसी हैं जिनको जमात में सामूहिक रूप से पढ़ना प्रेफर करते हैं।
तो कुछ नहीं था उससे 2013 से पहले। तो कुछ लोगों को आइडिया आया कि इस पार्क में हम लोग शुरू कर सकते हैं। 50-60 लोगों ने शुरू किया। वो धीरे धीरे जब होता गया, आगे बढ़ता गया, तो वो व्यवस्थित होता गया कि उन लोगों ने थोड़ा बहुत चंदा जुटाया, फिर और चटाइयों के पैसे खरीदने लगे। बढ़ते बढ़ते अब वो ऐसा हो गया था कि वहाँ पे हर शुक्रवार लगभग 1400-1500 लोग जमा होकर नमाज पढ़ने लगे थे। कभी इसमें किसी को आपत्ति नहीं हुई, किसी ने कोई कंप्लेंट भी फाइल नहीं की, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी पिछले 7 दिसंबर को जो शुक्रवार था, उस दिन नमाज के बाद वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे जो लोग ऑर्गेनाइज करवाते थे उस नमाज को। तो वहाँ पे एक आदमी आया और उसने एक वीडियो बनाना शुरू किया। अपना कैमरा उसने खोला और पहले वो लोगों से पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ की आपके पास परमिशंस हैं या नहीं। वो एकदम धमकाने वाले अंदाज में वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वही अथॉरिटी हो। और इनकी थोड़ा बहुत कहासुनी हुई। वो वीडियो वायरल भी होने लगा और सोशल मीडिया पे आ गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन आदमी था। अभी एसपी का भी बयान आया है कि हमें सिर्फ उसका नाम सुनाई दे रहा है, लेकिन उसके अलावा वो कौन है, क्योंकि शक्ल भी नहीं दिख रही है, तो उसकी कोई ट्रेस नहीं है कि वो कौन था। अब वो ये भी धमका के गया, ऐसा इन लोगों का कहना है कि अब अगले बार से तुम यहाँ आए तो हम लोग बवाल करेंगे, या मतलब इस तरह से उसने कुछ कहा कि अब यहाँ नहीं पढ़ेंगे आगे से। तो ये जो लोग नमाज पढ़ते थे, नेक्स्ट फ्राइडे से एक दिन पहले ये लोग खुद ही डीएम के पास गए और इन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि कुछ असामाजिक तत्व, हम लोग 2013 से पढ़ रहे हैं, 2013 में ही हमने नोएडा अथॉरिटी को लिखित में भी दिया था इस संबंध में, तब से पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि व्यवधान डाल सकते हैं, तो कृपया आप लोग फोर्स भेज के इंश्योर कीजिएगा कि कोई बवाल ना हो। तो 14 को जो नमाज होनी थी उस दिन वहाँ पुलिस मौजूद थी। तो ये लोग जब पहुंचे तो इन्हें लगा कि इन्हीं के आवेदन पे पुलिस आई है शायद सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए, लेकिन पुलिस ने इनकी चटाइयाँ हटाई और कहा कि जाइए, आज के बाद नमाज नहीं होगी क्योंकि कोई परमिशन नहीं है। भगाना शुरू कर भगाना। तो काफ़ी लोग उस दिन चले भी गए। उसके बाद पुलिस ने बाकी जो लोग बचे थे उनको उस दिन परमिट भी किया कि चलो अब आज आ गए हो तो आज नमाज पढ़ लो, लेकिन साथ ही जो इमाम नमाज पढ़वाते थे उनसे अनाउंस करवा दिया कि आगे से यहाँ नमाज नहीं होगी। और उसके 2-3 दिन बाद ये जो ऑर्गेनाइजर्स थे इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया कि बात करने के लिए थाने में बुलाया गया। लेकिन वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि अचानक से उनको धारा 151 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया 4 दिनों के लिए। 22 तारीख को उनकी जमानत हुई वहाँ से। तो ये अपने आप में बड़ा अजीब है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से भी बात की। सेक्शन 151 ये कहता है कि आप किसी ऐसी असेंबली का हिस्सा नहीं हो सकते जिस असेंबली को डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया जा चुका हो। अब ये लोग ऐसी कौन सी असेंबली का हिस्सा थे? 14 को जो नमाज हुई हो तो पुलिस की मौजूदगी में हुई, पुलिस ने अपने सामने करवाई। तो 14 की नमाज को तो ये वो असेंबली नहीं मान रहे हैं। 14 के बाद ऐसी कोई असेंबली गठित नहीं हुई। ये लोग तो वहाँ बुलाए गए थे और उनको 151 में जेल भेज दिया गया। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की मंशा पे सवाल उठते हैं कि मतलब ऐसा क्यों किया गया। और उसके बाद दूसरा इशू ये हुआ कि उसी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरफ इनको जेल भेजा और उसी एसएचओ ने दूसरी तरफ एक नोटिस जारी कर दिया जो कि सारे कंपनीज में भेज दिया कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय नमाज पढ़ने आता है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। अब यहाँ से इशू बड़ा हुआ क्योंकि एसएचओ ने वो अपनी कैपेसिटी में भेज दिया, लेकिन उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं ये क्या लिख रहा हूँ इसमें। उसकी लैंग्वेज पे जब बवाल हुआ तब डीएम को, एसपी को उतर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आना पड़ा, डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ा कि नहीं कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई एम्प्लॉय पर्सनल कैपेसिटी में बाहर जाके क्या करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी कैसे ले सकती है। तो वहाँ से वो डैमेज कंट्रोल वाली सिचुएशन में आए, लेकिन तब तक इशू बहुत बड़ा हो चुका था। ये मतलब आपकी बात से और ये जानकारी से समझ में एक चीज़ ये आ रहा है कि जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, चाहे एसएचओ थे या सिटी मजिस्ट्रेट थे, पहली बात तो ये कि इस मामले में किसी ने प्रशासन के पास जाके, पुलिस के पास जाके, संबंधित थाने में जाके एक अपनी तरफ से शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। तो ये अपने आप में है कि क्या पुलिस ने, जो स्थानीय पुलिस है, उसने सुओ मोटो एक्शन लिया, अपनी तरफ से ही इनिशिएट किया, या फिर वो कहीं और से किसी और के इशारे पर एक्शन ले रही थी? क्योंकि वो जो लेटर भेजा गया, वो लेटर जिस तरह के अंदाज में लिखा है तो उससे लग रहा है कि पुलिस खुद ही ये सारे मामले को इनिशिएट कर रही है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं ना। एक तो लार्जर क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या पब्लिक प्लेसेस पे किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति है या नहीं है, परमिशन है या नहीं है, ये एक लार्जर इशू है। लेकिन इस मामले में हम देखते हैं तो प्रशासन ने जो नोटिस भी जारी किया वो स्पेसिफिकली सेक्टर 58 के उस पार्क में पढ़ी जाने वाली नमाज के लिए ही इशू किया है। उसने और पब्लिक गैदरिंग और तमाम बाकी और जगह कितनी तरह की चीजें होती हैं उसके लिए वो नहीं है। नोएडा प्रशासन ने पूरे नोएडा के लिए भी वो नहीं किया है, जिलाधिकारी ने पूरे जिले के लिए नहीं किया है, सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह के लिए वो किया है। तो इसलिए ये सवाल ज्यादा उठते हैं। तो मतलब मुझे पर्सनली जिस तरह से मैंने इस मामले को फॉलो किया,
मुझे ये लगा कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मिसहैंडलिंग के कारण मामला इतना बड़ा हुआ। वो अपनी पॉइंट्स बनाने के लिए शायद करना चाह रहे थे ये कि कुछ सरकार से वाहवाही मिलेगी, लेकिन वो बैकफायर किया। छोटी सी बात और फिर हम राजेश के पास आएंगे। एक छोटी सी बात और कि उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो उनका क्या कहना है इस पूरे नमाज को लेके? क्या कुछ जगह ये रिपोर्ट्स आई थी कि बिशनपुरा के लोकल्स ने इसका विरोध किया है। बिशनपुरा उस पार्क के ठीक सामने बसी हुई एक बस्ती है, गांव है। बिशनपुरा के लोगों से मैंने बात की, इवन बिशनपुरा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली है कि हमारी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं हुई। यहाँ पे जो गैदरिंग होती थी वो आधे घंटे की पीसफुल गैदरिंग थी, कभी किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनका एक अलग इशू ज़रूर है, सेक्टर 62 वहीं पास में है, उसके लिए वो लोग लगातार पिछले बहुत टाइम से कंप्लेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे शायद कोई पीर है, कोई मज़ार है। उस मज़ार पे सभी धर्मों के लोग जाया करते थे, लेकिन वहाँ पे नमाज पढ़ना शुरू हो चुका है, तो उसके लिए ये लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि ये यहाँ पे रोकी जानी चाहिए, क्योंकि ये सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और ये धीरे धीरे अगर इस तरह से होगा तो ये आगे जाके विवाद होगा इस पे। वो सेक्टर 62 का मामला बिल्कुल डिफरेंट मामला है, वो अलग इशू है। लेकिन इस पर्टिकुलर जगह के लिए जहाँ का ये विवाद हुआ, लोकल्स ने कभी कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी और कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ था जिसके कि प्रशासन ऐसे कदम ले ले कि विवादों को देखते हुए। तो इसमें बस एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि जो इसमें उस आदमी को खोजा जाना चाहिए जिसने वीडियो बनाकर इस सारे विवाद की शुरुआत की और उस पर पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया, तो इसके सूत्र ज़्यादा पकड़ में आएंगे कि आखिर में पुलिस को ये ज्ञान आया कहाँ से कि इसको हटाया बढ़ाया जाए। मैं लार्जर उसकी बात करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो धार्मिक आयोजन हैं उनको लेकर हमेशा से एक विवाद चलता रहा है। तो राजेश, इस पर आपका क्या नज़रिया है? अतुल, मेरा इस मामले इसमें निजी राय है, क्योंकि ये केस मैंने नोएडा वाला मामला जो है मैंने फॉलो नहीं किया है। मैं राहुल से जितनी जानकारी मिली है उसके आधार पर, और मेरी जो अपनी राय है वो बहुत सीधी सीधी है कि ऐसी नमाज, चाहे नमाज हो, आरती हो, जागरण हो, तमाम ऐसी चीज़ें जिससे पब्लिक को दिक्कत होती है, रास्ता रोका जाता है गैर कानूनी तरीके से बिना किसी परमिशन के, ऐसी जगह पर जहाँ पे किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है वहाँ पे ऐसी चीज़ का आयोजन करना, उन सब पे रोक लगनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि अगर जैसे राहुल का कहना है कि ये सिर्फ सेक्टर 58 के पार्क के लिए जो आदेश जारी किया गया, वैसा नहीं, मेरे नज़रिए से वो गलत है। ना सिर्फ वहाँ पे नमाज रुकनी चाहिए बल्कि बाकी तमाम जगहों पे, पूरे नोएडा के लिए यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ जहाँ अगर परमिशन है, जहाँ जहाँ सरकार इजाज़त देती है कि ऐसा आप आयोजन कर सकते हैं, ऐसे बहुत से पार्क होते हैं जहाँ पे जागरण हो रहा है, गैदरिंग की इजाज़त होती है, आप सरकार से परमिशन लेके आप ऐसी गैदरिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तमाम जगहों पे उसकी रोक होनी चाहिए। ठीक बात है। इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को बार बार कोट किया जाता है जिसमें ये कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ही, लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल फारूकी वाला बहुत पॉपुलर जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि मस्जिद जो हैं, मॉस्क आर नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है और नमाज कहीं खुले में, किसी भी मैदान में, किसी सार्वजनिक स्थल पे पढ़ी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली फिर कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे को। एक तरफ आप कहते हैं कि मस्जिदों को कोई ज़रूरी नहीं है, आप सार्वजनिक स्थान पे नमाज पढ़ लीजिए और बात खत्म कीजिए। सार्वजनिक स्थान पे लेकिन जब नमाज होती है तो दूसरे तरह के इश्यूज उत्पन्न होते हैं। ये बहुत संभव और दूसरा है। एक चीज़ और थी, दूसरा कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है, इंडिया का सेक्युलरिज्म, वो वेस्ट से बहुत अलग है। मतलब हम अपने आप को तब भी सेक्युलर कहते हैं जब हमारे पहले राष्ट्रपति जाके सोमनाथ मंदिर का या शिलान्यास करवाते हैं, हाँ, उद्घाटन करवाते हैं। हम तब भी अपने आप को कहते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जीतते ही गंगा आरती के लिए पहुंचते हैं। तो हमारा सेक्युलरिज्म वो वाला सेक्युलरिज्म नहीं है जहाँ पे सरकार खुद को धार्मिक चीज़ों से बिल्कुल अलग रखती हो। हमारा सेक्युलरिज्म वो है जहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व होते हैं और दूसरे को भी छूट देते हैं, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह के सेक्युलरिज्म में हमको बहुत ज़्यादा सहिष्णु होना ही पड़ेगा। मतलब हम उस फीलिंग के साथ में, उस रिटेंशन के साथ में नहीं चल सकते कि ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं की जाएंगी। आदर्शवादी स्थिति है कि हम ये कल्पना करें कि स्टेट पूरी तरह से धर्म से जुड़े मामलों से अलग हो पाएगा। हिंदुस्तान में तो ये संभव है नहीं, क्योंकि आपने नहीं संभव, मतलब साल के 365 दिनों में से मतलब 250 दिन तो कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ऐसी जगह जहाँ पे ऐसी गैदरिंग की इजाज़त है, जहाँ पे ऐसी गैदरिंग हो सकती है, वहाँ पे ऐसी गैदरिंग की जाए। और
सरकार हर शहर में ऐसे तमाम जगह होती हैं हाँ। जहाँ पे ऐसी गैदरिंग होती है। मैं दूसरी बात कह रहा था, असल में मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखेंगे तो हमारी जो न्याय व्यवस्था का जो पहला पायदान है, जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस थाने हैं, आप उत्तर भारत में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ, दक्षिण का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, उत्तर भारत के ज़्यादातर थानों में आप चले जाइए तो आपको पहले एक मंदिर बना हुआ मिलेगा हर थाने में। अब अगर आप स्टेट को धर्म से अलग रखना चाह रहे हैं और उसमें हर थाने में मंदिर आपने क्यों बनाया, तो यहीं पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है धार्मिक उसमें कि लेकिन वो तुम थानों में अगर कोई मुस्लिम अगर सिपाही है, अधिकारी है, अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो उस पर भी रोक नहीं है। नहीं, नमाज तो किसी को पूजा करने पर भी रोक नहीं थी, तो मंदिर ही क्यों बनाना था? तो वहाँ ये आपका मंदिर क्या कहते हैं, हर धर्म का एक अलग व्यवस्था होती है। आप इस्लाम में आप मैं ये कह रहा हूँ कि एक न्यूट्रल स्टेट के नाते जो आपके न्याय का पहला एक पायदान है, एक जिसको कि पूरी तरह से न्यूट्रल निष्पक्ष नज़र आना चाहिए, वहाँ पर एंटर करते ही आपके सामने एक मंदिर नज़र आता है। अच्छा, वो बहुत स्मूथली चल भी रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो जो मैं राहुल की बात में एक नया मतलब वो पक्ष जोड़ना बस चाह रहा था कि ऐसा है कि मंदिर होते हुए भी हम एक सेकुलर और उसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी जगहों पर कहीं ना कहीं नमाज भी पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है उसमें कि आप और हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी है, वो इतनी सक्षम अलर्ट ज़रूर रहे कि उसकी आड़ में आप मंदिर, आप आज की तारीख में आज नमाज पढ़ रहे हैं, कल वहाँ पर वो एक मज़ार बना लें, परसों वहाँ पर एक इंक्रोचमेंट कर लें। इन सब चीज़ों से बचने का जो एक तरीका होना चाहिए, जो मैकेनिज़्म होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि किसी तरह की दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। चाहूँगा अतुल, मुंबई में जब दंगे हुए थे 1992 के, उससे पहले वहाँ ऐसी महानमाज और महाआरतियाँ बहुत पढ़ी गई थी जिससे माहौल ख़राब हुआ था। और अब 2019 का इलेक्शन है, जहाँ पे ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर राम मंदिर की बात चल रही है, ध्रुवीकरण की बात हो रही है, उन सब ऐसी कोई भी छोटी सी घटना जो है वो बड़ा बवाल कर सकती है। तो उसकी तरफ से मेरा सिर्फ उसमें सवाल ये है कि अगर पुलिस ने वहाँ पे नमाज पे रोक लगाई है तो बाकी सब धार्मिक आयोजनों को भी उसी जगह पे वहाँ पे केंद्रित करना चाहिए जहाँ पे उनकी इजाज़त है। मैं आपको इसमें एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का जो संविधान है वो हर व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने की इजाज़त देता है। इसकी एक जब हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त बहुत बड़ी बहस चली कि हिंदुस्तान में क्या जिहाद करना जायज़ है कि नहीं है मुसलमानों के बीच में। तो उस वक्त ये तय हुआ कि पहले क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी इसलिए जिहाद जायज़ था। तो उसके बाद उलेमा धर्मगुरु जो हैं इस्लाम के वो बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान में अब क्योंकि लोकतंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी सरकार चुनने की आज़ादी, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है उससे वो अपना करता है, तो इसलिए हिंदुस्तान में जिहाद करना जायज़ नहीं है। तो एक सेकुलरिज्म की जो भावना थी वो उस समय थी और उसमें यह था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की पालन करने की इजाज़त है, यहाँ पे कोई रोक नहीं है धार्मिक। तो वो रोक जो है व्यक्तिगत तौर पर तो वो बहुत सही है, लेकिन सामूहिक आयोजन के वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी जनता के किसी भी वर्ग को उससे दिक्कत नहीं हो। ठीक बात है। हम अपने आखिरी विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो संक्षेप में इस पर आप लोगों की टिप्पणी लेंगे और फिर अपने आज के चर्चा को रोकेंगे। एक बयान आया नितिन गडकरी का, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जीत का श्रेय लोगों को जाता है, नेताओं को, तो जब MP MLA हारते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और इसको इस तरह से इसकी व्याख्या की गई, इसको परिभाषित किया गया कि वो जो 3 राज्यों में भाजपा को बड़ी हार मिली है, हिंदी हार्टलैंड में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP में, उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्थिति डामाडोल हुई है, उस पर एक प्रहार है। तो अमूमन हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों में, 4-5 सालों में, कि ये जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, ये एक इतनी ताकतवर स्तंभ बन गया है कि इसके तरफ कोई बोलना तो दूर, मतलब टेढ़ी नज़र भी नहीं उठा सकता। तो ऐसे में गडकरी के इस बयान के मायने यही थे जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है इस समय कि उन्होंने उनको निशाना पे रख कर ही ये बयान दिया होगा।
अतुल, मैं उस फंक्शन में मौजूद था जब नितिन गडकरी जो है इस बारे में बात कर रहे थे, और वो एक कोई लिखा हुआ भाषण नहीं था, और उसके बाद उसमें उन्होंने इंटेलिजेंस अधिकारियों को वो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आंतरिक सुरक्षा की कोई बात नहीं की, इंटेलिजेंस से कोई जुड़ी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप, इस तरीके से उनकी बात शुरू हुई, और कई विषयों को टच करते करते उन्होंने एक रो में बोला कि अगर मैं क्या कहते हैं, जब मेरी एक बार चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के साथ, और उस बाद सवाल ये हुआ कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी गुणवत्ता की हम कभी बात नहीं करते हैं, हम उनको इलेक्टिबिलिटी के हिसाब से उनको कि वो चुने जाने लायक हैं कि नहीं, इस बात पर चुन लेते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब वो ठीक नहीं निकलते, तो जब हमने पेड़ जो है बबूल का बोया है तो आम हमें नहीं मिल सकते। उसी रो में उन्होंने कहा कि अगर मैं अध्यक्ष होता तो ये MLA MP अगर हार जाते तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो मेरी बनती है। और साथ में वो IAS IPS अधिकारियों की बात भी कर रहे थे, तो किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। अब उस पूरे मसले में उनका जब वो बात ये कह रहे थे तो शायद उनका ध्यान इस बात पे नहीं था कि इस बात को उनके साथ जोड़ दिया जाएगा कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, उस बात से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि नितिन गडकरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और 2019 में आम चुनाव के बाद जैसी भाजपा की सीटें आएंगी उसमें नितिन गडकरी जो है एक बहुत अहम भूमिका में हो सकते हैं। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, इसलिए उनके शब्दों को उनको सोच के बोलना चाहिए। अगर उन्होंने सोच के नहीं बोला है तो ये अलग बात है, लेकिन उनके शब्दों के मायने तो निकाले जाएंगे। ठीक बात है। जिस तरह की जो स्थिति है, जैसा राजेश ने बताया कि RSS के भीतर भी नितिन गडकरी की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है। मतलब वो बहुत उनके संबंध ऐसा माना जाता है, खुद भी नागपुर से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, और उनके जो संबंध हैं RSS में बाकी नेताओं के मुकाबले ये माना जाता है कि बहुत अच्छे हैं, मधुर संबंध है इस तरह की। तो 2019 में किसी तरह की परिस्थिति बनने पर, और एक चीज़ ये भी माना जाता है कि वो अकेले आदमी हैं इस सरकार में जिसने अपने मंत्रालय के जरिए, अपने कामकाज के जरिए अपनी एक स्वतंत्र छवि फिर भी निर्मित किए रखी, बनाए रखी। बाकी सारे लोगों को, सारे मंत्रालयों को फिर भी जिस तरह के एकाधिकारवादी रवैये से चलाया है मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, उसमें अकेले एक गडकरी हैं जिन्होंने कि अपने मंत्रालय के कामकाज से अपनी पहचान बनाई या उसके एक स्वतंत्र छवि फिर भी बनाए रखी है। तो वो इस तरह की वो ज़रूर शख्सियत हैं कि जो इस जोड़ी को चुनौती दे सकने की स्थिति में सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। ऊपर से 2019 में जो परिस्थितियां बनेंगी, अगर बीजेपी पीछे छूटती है तो उस स्थिति में निश्चित रूप से ये जो RSS का प्लान भी होगा जिसमें एक स्वीकार्य चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कई और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली नितिन गडकरी को उस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने पार्टियों के साथ संबंधों को अपने विकसित किया है। बाकी पार्टियों को, चाहे वो भले NDA में ना हो, फिर भी उसके साथ उन्होंने अपने संबंधों को किया है। तो राहुल, आपने जो ये बयान देखा, जैसे राजेश का कहना है कि वो एक फ्लो में बोल रहे थे, फिर भी क्या नितिन गडकरी के बयान को केवल एक इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है, या फिर वास्तव में उनका इशारा, राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में माना जाता है कि वो इशारे में ही सारी बातें कहते थे और फिर लोग उसके अंदाज मतलब निकालते रहते थे। देखिए, उन्होंने जो बात बोली, मुझे लगता है हाँ वो बिल्कुल सही है कि हो सकता है उन्होंने फ्लो में बोला हो, लेकिन फ्लो में बोलना भी इस पर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है ना। इस समय अगर आप देखेंगे बीजेपी में 2 तरह के एटीट्यूड वाले लोग हैं, जिनमें 90% इस एटीट्यूड वाले हैं कि जो कुछ किया मोदी जी ने किया, वो उनकी छवि के नीचे इतना दब गए हैं। इस एटीट्यूड वाले बहुत कम लोग हैं जो पर्सनल कैपेसिटी में उसको क्वेश्चन करने वाली चीज़ें बोल पाएं, कभी इस तरह की बात बोल पाएं कि जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाकी बड़े नेताओं को भी देखें तो विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा वो राज्यों के नेताओं पर ही फोड़ देते हैं। मतलब उसके लिए कोई ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, या हमारे जो चाणक्य हैं उनकी चाणक्य नीति में कोई खोट आने लगा है, या इनकी किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की कमी रह गई है। इस तरह की चीज़ें नहीं बोली जाती, फ्लो में भी नहीं निकलती इन लोगों के मुंह से, जो लोग एकदम भक्तिभाव में हैं। बीजेपी के बड़े नेता भी उसमें शायद शामिल हैं। लेकिन राहुल, नितिन गडकरी की ऐसी हैसियत है पार्टी में और
जैसे अतुल ने कहा कि आरएसएस की जो कर्म भूमि है मुख्यालय नागपुर में उनकी राजनीति है, वो ऐसी बात बोल सकते हैं नहीं, कैन गेट अवे विद दैट आल्सो जी। नहीं, लेकिन इतने ही बड़े चेहरे अगर हम और देखें, सुषमा स्वराज हैं, अरुण जेटली हैं, राजनाथ सिंह हैं, इनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि ये फ्लो में भी ऐसी बात बोल पाएं। वनिस्पत ये इनके मतलब ये भी उतने ही बड़े कद के नेता हैं, लेकिन वो मैंने जो शुरू में कहा कि ये एटीट्यूड वाली बात इसीलिए यहाँ पे आ जाती है कि आपको ये भी संभावनाएं देखनी है कि 19 में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी तो 19 में आप उस बैकअप के साथ में खड़े होगे, जो बैकअप शायद अरुण जेटली, सुषमा स्वराज या राजनाथ सिंह के पास नहीं होगा अगर ये वाला धड़ा टूटता है तो। नहीं, उसमें भी अरुण जेटली और लोगों के साथ हमेशा एक नेगेटिव जो पॉइंट वो ये है कि उनके साथ संघ उस तरह से नहीं है जिस तरह से नितिन गडकरी के साथ है, तो इसलिए भी गडकरी की स्थिति इन सारे लोगों में कहीं ज़्यादा मजबूत है। मैं इसमें 2019 में चुनाव में क्या परिस्थितियां बनेंगी वो अभी 5 महीने बहुत बड़ा वक्फा होता है, हफ्ता दर हफ्ता सिचुएशन जो है वो चेंज होती है, लेकिन ये बात सही है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के बीजेपी में, उसमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जो हैं वो 2 नाम जो हैं सबसे ऊपर लिए जा सकते हैं। और राजनाथ सिंह ने जो है जब से सरकार बनी है उन्होंने ये ठान रखा कि वो जो कुछ बोलेंगे तौल कर बोलेंगे, तो वो नपे तुले बयान है उनके जो कि अक्सर निंदा के रूप में आते हैं सामने। तो लेकिन ऐसी संभावना, मतलब मुझे तो हालांकि मैंने बीजेपी को बहुत ऐसे फॉलो नहीं किया है पॉलिटिकली और रिपोर्टिंग के तरीके से, लेकिन ऐसी संभावना की कल्पना करना तो मुझे अभी समझ में नहीं आता कि कोई ऐसी संभावना बन भी सकती है जिसमें मोदी की जगह मतलब कोई और के चेहरे के साथ में बीजेपी 2019 चुनाव से पहले तो खैर नहीं जाने वाली है, हाँ। लेकिन चुनाव के बाद भी ऐसी परिस्थितियों का बनना बहुत मुश्किल है कि किसी और को प्रधानमंत्री पद मिले। नहीं, वो बनना इसलिए संभव है क्योंकि अगर ये संख्या पर निर्भर करेगा तो चुनाव बाद की ही परिस्थितियां हैं। चुनाव से पहले हाँ। तो बीजेपी बिना मोदी के जाने की सोच भी नहीं सकती, चुनाव बाद की परिस्थितियां। नेता है मोदी, उनके सबसे बड़े मस्कट हैं। मोदी की जो पहचान है वो देश की, एक सर्वे हुआ था जिसमें ये निकला था कि जहां लोग बीजेपी की, ऐसी जगह है हिंदुस्तान में जहां बीजेपी की पहुंच नहीं है लेकिन वहां लोग मोदी को जानते हैं। मोदी हैज ट्रांसेंडेड द एक्सपैंड ऑफ बीजेपी। सो उसमें मोदी सबसे बड़े नेता हैं और 5 साल के उन्हीं के कामकाज पे वो जाना है, उनको मिलना है तो वो तो रहेंगे ही। और जो बाद में जो स्थितियां बनेंगी उसमें इसलिए दूसरे चेहरों की जरूरत बीजेपी को पड़ सकती है। मतलब मैं इसलिए इस संभावना को नकारने की बात कह रहा हूं क्योंकि कोई एलआई ऐसा है जो बीजेपी को सिर्फ इस शर्त पे समर्थन देने को तैयार हो जाएगा कि अगर नरेंद्र मोदी हटा दिया जाए, लोगों को जब लाने की जरूरत होगी। ये डिपेंड मामला इस पर निर्भर करेगा कि अगर आप जो 2004 की सरकार है उसको ध्यान से देखें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीटों का अंतर सिर्फ 135 और 141 का था। 130 और 100 ऐसे 10 सीटों का अंतर ऐसा था कुछ। कांग्रेस ने अलायंस जोड़ लिए, लेकिन जब आप अलायंस जोड़ने की स्थिति में आते हैं तब आप लीडर किसको बनाएंगे ये असर्ट करने की स्थिति में नहीं रहते, तब आपको एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहिए होगा। मोदी पूर्ण बहुमत के चेहरा हो सकते हैं लेकिन मोदी कंसेंसस के चेहरा कभी नहीं हो सकते हैं। तब बीजेपी को जिस चेहरे की जरूरत पड़ेगी, सबको साथ लेकर चलने की, जिससे लोगों को डर ना हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी ने 5 साल में काम किया है, मोदी ने इन 5 सालों में अपनी अथॉरिटेटिव छवि से कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर में दुश्मन भी बनाए हैं, जो कि आपने अपमानित किया है लोगों को, अलायंस को से लेके और दूसरी पार्टियों को। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में कहीं नहीं जाती है पब्लिकली, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना भूमिका निभाती हैं बैकडोर में। जब अलायंस बनाने की बात आती है, जब साथ में खड़े होने की बात है, तो जाहिर सी बात है अभी की स्थिति में सारा अलायंस तो पोस्ट पोल ही होना है। लेकिन मोदी कभी भी कंसेंसस कैंडिडेट नहीं हो सकते कि 150 पहुंच गई बीजेपी या 200 के आसपास पहुंच गई तो जो 70 लोगों का जुगाड़ करना पड़ेगा वो लोग मोदी के नाम पे नहीं आएंगे कभी भी। अतुल, इसमें 2004 की आपने बात कही, 2004 में जो कांग्रेस की 144 या 45 थी और 139 बीजेपी, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो यूपीए के गठन में सबसे बड़ी भूमिका थी वो कम्युनिस्ट पार्टीज़ की थी, जिनकी 60 से ज़्यादा सीटें आई थी। लेकिन इस बार
इस बार जो है वो वैसी स्थिति कम्युनिस्टों की रहने वाली नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो घटक है यूपीए का, उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। लेकिन उसी तरीके से डीएमके और लालू यादव, जिनकी संभावना बहुत अच्छा करने की है, लेकिन इसके बावजूद अगली सरकार कैसी बनेगी उसमें 3 चीज़ें निर्भर करती हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और मायावती, ये 3 लोग किस करवट इनका ये बैठते हैं, किस साइड पे जाते हैं। ठीक है, वो इसमें से कुछ तीनों के लिए बीजेपी के साथ नहीं जाने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन क्या वो यूपीए के कांग्रेस के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सवाल बहुत बड़ा है। हाँ, ठीक बात है। हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर रोकेंगे। उससे पहले हम रिकमेंडेशन का अपना राउंड कंप्लीट कर लें। राहुल, आपका रिकमेंडेशन इस बार क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? 2 किताबें हैं। एक तो अभी जो हाल ही में मूवी भी आई है जिस किताब पे और काफ़ी चर्चा उसकी हो रही है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू की किताब है। और एक दूसरी किताब है, एक और एक्स ब्यूरोक्रेट हैं नटवर सिंह, उनकी एक किताब है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो ये दोनों किताबें मैं रिकमेंड करूँगा। एक नौकरशाह किस नज़रिए से चीज़ों को देखता है, वो पढ़ने के लिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग नज़रिया। मतलब एक आम आदमी कभी उस तरह से सोच नहीं सकता कि चीज़ें मिनिस्ट्रियल लेवल पे काम कैसे करती हैं और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कैसे काम करती हैं। तो ये दोनों किताबें मैं रिकमेंड करूँगा। राजेश, आपका रिकमेंडेशन क्या होगा इस बार? मैंने अभी किताब ख़त्म किया है, बॉब वुडवर्ड की किताब है फियर। डोनाल्ड ट्रंप के जो पहले 2 साल हैं राष्ट्रपति काल के, उसके ऊपर वो किताब है। काफ़ी अच्छी किताब है। बॉब वुडवर्ड लेजेंडरी माने जाते हैं सोर्सेज के हिसाब से। लोग उनके सामने जैसे ऐसा लगता है कि अपनी बात कहने के लिए लालायित रहते हैं, जो कि हम रिपोर्टर लोग जो हैं, हम हमेशा चाहेंगे कि ऐसी स्थिति में हम लोग भी कभी हों। तो उनकी किताब पढ़ने में हमेशा मज़ा आता है। सो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो मेरा 2 आर्टिकल हैं इस बार का रिकमेंडेशन। एक तो टाइम मैगज़ीन का एक पुराना आर्टिकल है जो कि स्नूपिंग की चर्चा चल रही है, तो उस पर 2015 में आया था, स्नूपिंग लॉ एंड कोर ड्यूटी ऑफ द स्टेट करके। तो ये आर्टिकल मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। इसके अलावा शिलोंग टाइम में एक छोटा सा आर्टिकल आया, वो भी इसी से जुड़ा, स्नूपिंग ऑर्डर न्यूट्रलाइजेस आधार वर्डिक्ट गेन। तो आधार वर्डिक्ट से जो थोड़ा सा आम लोगों को वो मिला था, क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि वो उस फ़ायदे को ख़त्म करने की क्षमता रखता है? ये 2 मेरे रिकमेंडेशन हैं। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को विराम देंगे, और उससे पहले मैं आप लोगों से अपनी वही अपील फिर से करना चाहूँगा कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, या फिर किसी भी ऐसे मीडिया संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हैं, क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।